Hello, everyone there. This is Shafaq Naz. I hope you all are enjoying your life fully. So, today in this video, I am going to give word to word explanation of your third chapter, The Cop and the Anthem, written by author O. Henry. अब इस चैप्टर में क्या है, ये चैप्टर की क्या स्टोरी है, किस बारे में है, कौन सा मॉरल या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं ऑथर, ये सारे क्वेश्चन का जवाब ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में दिया जा चुका है। यानी कि इस चैप्टर में जो कुछ भी बताया गया है उसको मैंने शॉर्ट में समरी टाइप प्रीवियस वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ। इस वीडियो में हम इस चैप्टर को लाइन टू लाइन पढ़ने वाले हैं, सारे हार्डवर्ड का मीनिंग भी समझेंगे साथ साथ और A to Z, ताकि आपको कहीं भी कुछ कन्फ्यूजन ना हो और स्टोरी भी समझ जाए, हर हार्डवर्ड का मीनिंग भी मालूम हो, मॉरल भी पता हो, सब पता हो। तो यही मेरा मोटिव होता है चैप्टर को 2 सेक्शन में पढ़ाने का। पहले मैं समरी और सेकंड में डिटेल एक्सप्लेनेशन टेक्स्ट बुक को सामने रख के लाइन टू लाइन हार्डवर्ड का मीनिंग सब कुछ, ताकि कुछ भी एक भी जगह कन्फ्यूजन ना हो। और कितने लोग होते हैं ना एग्ज़ाम से पहले लोग को रिवाइज़ करना होता है, तो वो लोग समरी देख सकते हैं शॉर्ट में रिकॉल करने के लिए, उस वक्त लाइन टू लाइन नहीं देख सकते, इतना टाइम नहीं होता है ना। तो पहले आप लोग समरी समझ लो, फिर लाइन टू लाइन आप लोग पढ़ोगे तो तुम्हारा दिमाग जल्दी ग्रैप्स करेगा और फटाफट चीज़ें दिमाग में बैठ जाएगी। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था, ऑथर के बारे में देखा था, ओ हेनरी के बारे में। मोस्ट ऑफ द स्टोरी उन्होंने जो भी लिखे हैं उसकी हमेशा ट्विस्टेड एंडिंग होती है, यानी एंड में स्टोरी में एकदम अचानक से अनएक्सपेक्टेड चेंज आ जाता है। तो ये स्टोरी में भी यही होता है। पता ही है आपको, इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर का नाम सोपी है। वो एक क्रिमिनल बैकग्राउंड का होता है, सड़क पर रहकर अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, घर बार नहीं है। अब आ जाती है ठंडी, अब वो क्या सोचता है ठंडी से कैसे बचे, सड़क पर रहकर तो ठंडी का गुजारा नहीं कर सकते, तो वो सोचता है कि कुछ क्राइम करता हूँ जिसकी वजह से 3 महीने की जेल हो जाएगी, बिना कोई मेहनत मशक्क़त के उसको शेल्टर, रोटा, पानी सब मिल जाएगा। तो वो उसी प्रकार से अलग अलग प्लान बनाने लगता है, लेकिन एक के बाद एक करके उसके सारे प्लान फ्लॉप हो जाते हैं, उसका हर बार पचका हो जाता है। लेकिन लास्ट में क्या ट्विस्ट आता है, इसकी वजह से जब वो उदास होकर चल रहा होता है तो चर्च में एक एंथम बजता है। वो एंथम जब वो सुनता है तो वो एंथम उसके दिल में बहुत ही बड़ा चेंज लाता है। उसको रियलाइजेशन होता है कि वो अभी प्रेजेंट टाइम में कितना डिग्रेडेड इंसान बन चुका है, और उसके बाद वो ठान लेता है कि अब से वो हमेशा मेहनत करके कमाएगा, जॉब करेगा, अच्छी लाइफ जिएगा। और ये सब वो सोच ही रहा होता है कि वर्चुअस लाइफ जिएगा, अच्छी लाइफ जिएगा, जेल में नहीं जाएगा, क्राइम नहीं करेगा। तो उसको सज़ा हो जाती है 3 महीने की। तो ये ओवरऑल स्टोरी थी, इतना तो पता था तुम लोग को। इनिशियली यानी सबसे पहले सोपी को लगता है कि उसकी प्रॉब्लम की, उसके वरीज़ की आज़ादी उसको कैसे मिलेगी, प्रिजन में जाके, यानी कन्फाइन होके। उसकी प्रॉब्लम पता ही है तुम लोग को, घर नहीं है, बहुत ज़्यादा ठंडी है, जॉब नहीं है, बहुत ज़्यादा लेज़ी इंसान है वो। ये सब चीज़ की आज़ादी उसकी जेल में जाके सॉल्व हो जाएगी। वो पहले इनिशियली ऐसा सोचता है, लेकिन जब वो नोट ऑफ एंथम सुनता है, एंथम के कुछ वर्ड्स सुनता है, तो वो चीज़ उसको ट्रांसफॉर्म कर देती है, यानी चेंज कर देती है। किधर से, अंदर से, उस विथिन, दिल से, मन से, इंटरनली उसके अंदर बहुत ही बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है। और वो सोचता है कि अब बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क करेगा और अपनी ये सब जो उसकी प्रॉब्लम है उसको जेल में जाके नहीं, हार्डवर्क करके, परसिवरेंस करके, मेहनत करके अपनी प्रॉब्लम से फ्रीडम पाएगा। ठीक है, लेकिन जब वो ऐसा सोच ही रहा होता है तो उसके साथ आयरनी हो जाती है। आयरनी बताई थी मैंने, यानी एकदम अनएक्सपेक्टेड चेंज। सोचते कुछ और है, हो कुछ और ही जाता है। फेथ यानी भाग्य, किस्मत। तो उसकी किस्मत के साथ ऐसा अनएक्सपेक्टेड चेंज हो जाता है कि वो वर्चुअल लाइफ यानी अच्छी ज़िंदगी जी के एक रियल फ्रीडम पाएगा, एक रियल फ्रीडम पाएगा। उसी वक्त उसको कन्फाइन कर लिया जाता है, यानी कि जेल में, प्रिजन में डाल दिया जाता है। ठीक है, अब स्टोरी तुम लोग को दिमाग में एकदम क्लियर है। बस अब क्या चीज़ की कमी है, चैप्टर में जितने भी हार्डवर्ड है उसका मीनिंग जानना है और क्या लोकेशन थी। अब जब तुम लोग बुक खोल के पढ़ोगे तो तुम लोग को अच्छे से समझेगा, क्योंकि चैप्टर एकदम डायरेक्ट स्टार्ट हो जाता है कि सोपी उठा और लग्जरियस रेस्टोरेंट में गया। तो अब कोई डायरेक्ट इसको पढ़ने जाएगा तो उसको पता ही नहीं लगेगा कि वो रेस्टोरेंट में क्यों जा रहा है ना। तो अब तुम लोग को अच्छे से समझेगा। तो लेट्स बिगिन आवर वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बता देती हूँ कि चैप्टर में कहीं भी आइलैंड वर्ड आएगा ना तो उसका मतलब क्या रहेगा, जेल, प्रिजन। ठीक है, विंटर आइलैंड, कोवेटेड आइलैंड, ये सब का मतलब कुछ नहीं है, प्रिजन है, जेल है। इनडायरेक्टली ऑथर ने
बस दूसरा नाम दे दिए है। एक लिम्बो वर्ड भी आएगा, उसका मतलब भी जेल प्रिसन ही है। ठीक है, तो विंटर आइलैंड, कोवेटेड आइलैंड, लिम्बो, ये सब का मतलब जेल प्रिसन है, ये ध्यान रखना। तो सोपी लेफ्ट हिज बेंच एंड स्ट्रोल्ड आउट ऑफ द स्क्वायर एंड अक्रॉस द लेवल ऑफ सी ऑफ asphalt वेयर ब्रॉडवे एंड फिफ्थ एवेन्यू फ्लो टुगेदर। देखो, मेरे को एक और चीज़ बतानी पड़ेगी तुम लोग को इसको अच्छे से समझने के लिए। क्या? सोपी का लोकेशन, सोपी अभी किस जगह में है वो पहले हम जान लेते हैं, यानी कि कौन सी कंट्री, कौन सा स्टेट, कौन सी सिटी और कौन सी स्ट्रीट। क्योंकि सोपी एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह ऐसा करके जाता है, तो तुम लोग को लोकेशन अगर अच्छे से मालूम है तो तुम लोग फटाफट ग्रैप्स कर पाओगे, क्योंकि वो आगे जाके वो एरिया का नाम आएगा तो तुम लोग को लगेगा वो कोई एक वर्ड है। तो क्या लोकेशन है देखो। तो सोपी किधर है? देखो, न्यूयॉर्क तो पता ही है ना, एक स्टेट है। कौन से कंट्री का? यूएस कंट्री का सबसे पॉपुलेटेड स्टेट, सबसे आबादी वाला स्टेट है न्यूयॉर्क। अब ये न्यूयॉर्क को 5 बरा में, बरा मतलब क्या होता है? अ लार्ज टाउन डेट हैज़ इट्स ओन गवर्नमेंट, यानी कि ऐसा शहर जिसकी खुद की गवर्नमेंट होती है, यानी लोकल गवर्नमेंट टाइप, म्यूनसिपैलिटी टाइप, यानी अपने शहर की अलग गवर्नमेंट होगी, दूसरे शहर की अलग गवर्नमेंट होगी, लेकिन स्टेट एक ही है, न्यूयॉर्क। तो अब ये न्यूयॉर्क को 5 बरा में डिवाइड कर दिए है। तो ये न्यूयॉर्क को 5 शहर में डिवाइड कर दिए है और ये पाँचों शहर की अपनी अलग अलग गवर्नमेंट है। याद रखो, क्योंकि यही पाँचों शहर में से एक शहर में सोपी घूम रहा है। तो न्यूयॉर्क इज़ कंपोज्ड ऑफ 5 बोरो, द ब्रॉन्क्स, ब्रुकलिन, महत्तन, क्वींस एंड स्टेटन आइलैंड। अब ये पाँचों बड़े बड़े शहर न्यूयॉर्क के अंदर है। न्यूयॉर्क के अंदर एक शहर का नाम है महत्तन। अब बात करते हैं सिर्फ महत्तन की, क्योंकि सोपी इधर पे है। तो अब ये महत्तन शहर है, तो इसके अंदर बहुत सारे बड़े बड़े रोड्स भी हो गए। तो क्या किए हैं, बहुत सारे रोड्स बनाए हैं और हर रोड का अलग अलग नाम दिए हैं। क्या नाम दिए हैं? फर्स्ट एवेन्यू, सेकंड एवेन्यू, थर्ड एवेन्यू, फोर्थ एवेन्यू, ऐसा करके बहुत सारे रोड्स का नाम रखे हैं। ठीक है, तो चैप्टर में 5th एवेन्यू और 6th एवेन्यू आएगा वर्ड, तो समझ जाना क्या है ये। महत्तन शहर के अंदर रोड है, उसका नाम है। इतना क्लियर है? ऐसा नाम रखने से अपने को जल्दी रोड का लोकेशन पता चल जाता है कि अभी मैं 5th एवेन्यू में हूँ, यानी ये एरिया में कहीं हूँ, 6th एवेन्यू में हूँ, यानी ये एरिया में हूँ। तो अपने को शॉप की लोकेशन भी पता चल जाती है फटाफट कि ये शॉप 5th एवेन्यू में है, यानी ये लोकेशन में होगी। तो ये काम आसान कर देती है अपना। तो अब ये जो इतने सारे एवेन्यू है, वो एरिया में बहुत सारी शॉप्स भी होती है। तो एक फैक्ट बता दूँ तुम लोग को, ये जो 5th एवेन्यू है ना महत्तन शहर में, ये पूरे वर्ल्ड का, पूरी दुनिया का सबसे महंगा बाज़ार इधर पे लगता है, ये वाले रोड पे। यानी ये रोड पे जितनी भी दुकानें हैं वो इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव है कि पूछो ही मत। ओके, तो 5th एवेन्यू इज़ कंसिडर्ड एज द मोस्ट एक्सपेंसिव एंड एलिगेंट स्ट्रीट इन द वर्ल्ड। अब तुम लोग को भी देखने का मन कर रहा होगा ना पूरे दुनिया की सबसे महंगी रोड। तो चलो तुमको छोटा सा टूर करा देती हूँ 5th एवेन्यू का। ठीक है, तो देख लिए अब अब तुम लोग का माइंड एकदम क्लियर है कि क्या लोकेशन आने वाली है। कभी भी महत्तन वर्ड आया, 5th एवेन्यू, 6th एवेन्यू वर्ड आया तो समझ जाना क्या बात हो रही है। यूएस कंट्री के अंदर न्यूयॉर्क स्टेट है। न्यूयॉर्क स्टेट को अलग अलग शहर में डिवाइड कर दिए है। वो 5 में से एक शहर का नाम है महत्तन। वो महत्तन को बहुत सारे रोड्स में डिवाइड कर दिए है और हर रोड का नाम एवेन्यू 1, एवेन्यू 2, एवेन्यू 3 करके ऐसा रखे है। तो कहानी की शुरुआत होती है, सोपी जो बेंच में बैठा होता है वो उसको छोड़कर उठता है और स्ट्रोल्ड करता है, यानी कि एकदम लेजीली, एकदम ढिल्ला होके चलने लगता है। और किधर पे जाता है? आउट ऑफ द स्क्वायर एंड अक्रॉस द लेवल ऑफ सी ऑफ asphalt। स्क्वायर मतलब क्या होता है? एन ओपन स्पेस इन अ टाउन डेट हैज़ बिल्डिंग ऑल अराउंड।
वही रोड के आसपास कहीं बेंच लगी हुई थी, उस पर सोपी बैठा था। वो बेंच से वो उठता है, वो एरिया से निकलता है स्क्वायर और जाता है एक सी ऑफ असफाल्ट है उधर पे, उसके दूसरे पार जाता है, अक्रॉस यानी उस पार। उस पार क्या है, ब्रॉडवे और 5th एवेन्यू साथ में फ्लो करता है। ब्रॉडवे मतलब होता है रोड, स्पेशली फैले हुए रोड, बड़े बड़े, नैरो टाइप नहीं, जो चारों तरफ से जाते ना वैसे रोड, यानी कि पूरा रोड ही रोड है और उसी के आसपास सब दुकानें हैं, पब्लिक भी चल रही है, फुटपाथ भी है और बिल्डिंग भी वहीं पे है, रोड में गाड़ी भी चल रही है, तो ऐसा सीन है। अब ब्रॉडवे ही टर्न एंड स्टॉप्ड एट अ लग्जरियस कैफ़े। तो मैंने क्या बताई थी कि 5th एवेन्यू क्या है, वर्ल्ड का सबसे एक्सपेंसिव स्ट्रीट है, रोड है, जो भी बोलना चाहे, यानी इधर पे बहुत ही ज़्यादा महंगे महंगे शॉप्स रहते हैं। ठीक है, तो समझ गए ऑटोमेटिकली क्या होगा, यहाँ का जो कैफ़े होगा वो भी लग्जरियस होगा। अब कैफ़े मतलब क्या होता है, होटल टाइप ही होता है, लेकिन इधर पे लाइट स्नैक्स, हल्के फुल्के स्नैक्स मिलते हैं और जूस टाइप वो सब मिलता है। यहाँ पे हैवी खाना नहीं मिलता है जैसे मैकडोनल्ड। और ये लग्जरियस कैफ़े किधर है, वही रोड 5th एवेन्यू पे ये लग्जरियस कैफ़े है। अब सोपी ये लग्जरियस कैफ़े में क्यों जा रहा है ये तुम लोग को पता है। फिर उसके बाद क्या करता है, सोपी हैड कॉन्फिडेंस इन हिमसेल्फ फ्रॉम द लोवेस्ट बटन ऑफ हिज वेस्ट अपवर्ड। अब ये कैफ़े तो बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस है, यानी कि जेब अच्छी खासी भरी होनी चाहिए इसके अंदर जाने के लिए, लेकिन सोपी के पास तो पैसे नहीं है, वो तो एक बेघर इंसान है। तो वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, किधर से किधर तक, देखो इधर पे क्या बताया है, फ्रॉम द लोवेस्ट बटन ऑफ हिज वेस्ट अपवर्ड। वेस्ट यानी क्लोथ के अंदर जो भी गंजी वंजी पहनते वो, तो वेस्ट का लोवेस्ट बटन यहाँ पे आएगा, वहाँ से लेके ऊपर तक यानी सर तक सोपी के अंदर कॉन्फिडेंस है। क्यों ऐसा, इतने हिस्से में क्यों कॉन्फिडेंट है, इतने हिस्से में क्यों नहीं, क्यों, ये आगे की लाइन से अपने को पता चलेगा। ही वॉज शेवन and his coat was trim and his neat black bow had been presented to him by a lady missionary on Thanksgiving Day। इतने हिस्से में क्यों उसका कॉन्फिडेंस लेवल भरा हुआ है, क्योंकि वो शेवन है, यानी अच्छे से शेव किया है, दाढ़ी वाड़ी बना लिया है। उसने जो कोट पहना है वो एकदम बराबर है, ट्रिम किया हुआ यानी फिटिंग में पहना है एकदम, और एक ब्लैक बो भी लगाया है जो बहुत ही ज़्यादा नीट है, साफ़ सुथरा है। ब्लैक बो ये इधर जो लगाते कॉलर के पास, और ये ब्लैक बो उसको किसने दिया था, लेडी मिशनरी ने दिया था थैंक्स गिविंग डे में। ये थैंक्स गिविंग डे क्या है, ये एक फेस्टिवल होता है, क्रिश्चियन लोग बनाते हैं। कब आता है ये फेस्टिवल, नवंबर के 4th थर्सडे में पड़ता है। तो ये फेस्टिवल को कैसे बनाया जाता है, इसमें वो लोग अपने ट्रेडिशनल टाइप के खाना खाते हैं और चैरिटी करते हैं और अपने आसपास के लोगों को लव देते हैं। मिशनरी किसको बोला जाता है, जो जिन लोगों का एम क्रिश्चियनिटी रिलीजन को बढ़ाना, फैलाना, प्रोपोगेट करना होता है, वो लोग। तो एक लेडी मिशनरी होती है, थैंक्स गिविंग डे में सोपी को ये ब्लैक बो गिफ्ट करती है। तो ये हिस्सा तो उसका बराबर है, सब अच्छे से कोट भी पहना है, फिटिंग में बो भी लगाया है और शेव भी किया है। ये वाले हिस्से में उसका कॉन्फिडेंस लेवल क्यों नहीं है, क्योंकि वो यहाँ पे ये इतने पैराग्राफ में नहीं मिलेगा, अपने को थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा। इधर पे देखो, क्योंकि जो उसने ट्राउज़र पहना है ना वो टैटर्ड है, टैटर्ड यानी फटी पुरानी ट्राउज़र पहना है उसने। तो समझ गए यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा था कि सोपी हैड कॉन्फिडेंट इन हिमसेल्फ फ्रॉम द लोवेस्ट बटन ऑफ हिज वेस्ट अपवर्ड, क्योंकि वेस्ट से लेके अपवर्ड तक के इलाके में उसने अच्छे से ड्रेसिंग किया है, लेकिन उसने जो ट्राउज़र पहना है नीचे वो फटा पुराना है। और हाँ, ट्राउज़र के साथ उसने जो नीचे शूज़ पहना है वो भी बहुत ही ज़्यादा ओल्ड फैशन और चीप क्वालिटी का है नीचे, इसलिए उसको वहाँ उसका कॉन्फिडेंस नहीं है। इफ़ ओनली ही कुड रीच द टेबल इन द रेस्टोरेंट अनसस्पेक्टेड, सक्सेस वुड बी हिज। अगर सोपी रेस्टोरेंट के टेबल में पहुँच जाता है अनसस्पेक्टेड, यानी लोगों को पता नहीं चलना चाहिए कि उसका ट्राउज़र फटा हुआ है और उसके पास पैसे नहीं है, अनसस्पेक्टेड, अगर वो रेस्टोरेंट के टेबल तक बस पहुँच जाता है अनसस्पेक्टेडली, तो वो जीत जाएगा, सक्सेस उसकी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे बस उसको टेबल पे जाके किसी भी हाल में बैठना है। क्यों, क्योंकि द पोर्शन ऑफ हिम डेट वुड शो अबाउ द टेबल वुड रेज नो डाउट इन द वेटर्स माइंड। क्योंकि जब वो टेबल में बैठ जाएगा, तो टेबल में जब बैठेगा तो उसका कौन सा हिस्सा दिखाई देगा,
ऊपर का हिस्सा दिखाई देगा सिर्फ, और ऊपर से तो सोपी एकदम अमीर दिख रहा है और ओवर ड्रेसिंग उसने अच्छी किया है, तो कोई उसको पहचान नहीं पाएगा कि ये एक बेघर इंसान है और उसके पास पैसे नहीं है। ठीक है, जो भी हिस्सा उसका टेबल के ऊपर दिखेगा, द पोर्शन ऑफ सोपी शो अबाउ द टेबल, टेबल के ऊपर जो दिखेगा उससे वेटर के दिमाग में कभी डाउट आएगा ही नहीं कि सोपी एक बेघर इंसान है और उसके पास पैसे नहीं है। अ रोस्टेड मलाड डक थॉट सोपी वुड बी अबाउट द थिंग विथ अ बॉटल ऑफ वाइन एंड देन सम चीज़, अ कप ऑफ कॉफ़ी एंड अ सिगार। तो सोपी क्या सोचता है कि मैं रोस्टेड मलाड खाऊंगा। मलाड क्या है? एक डक का नाम है, ग्रीन कलर की उन लोग की नेक होती है, देखो ऐसा। तो रोस्टेड भुनी हुई डक खाऊंगा, ऐसा सोपी सोचता है। अभी तक रेस्टोरेंट नहीं पहुंचा है वो। और क्या खाएगा? विथ बॉटल ऑफ वाइन लेगा, बॉटल ऑफ अल्कोहल, और थोड़ी सी चीज़ लेगा, एक कप कॉफ़ी की भी पिएगा और एक सिगार भी लेगा। तो उस कैफ़े में जाकर सोपी क्या क्या खाएगा वो इधर पे बताया है। $1 for the cigar would be enough. The total would not be so high as to call forth any extreme of revenge from the cafe management. अब यहाँ पे बोल रहे कि वो ये जो सिगार ऑर्डर करने वाला है ना, वो सिर्फ $1 की ही ऑर्डर करेगा, यानी ज़्यादा महंगी सिगार नहीं खरीदेगा, सिगरेट, क्योंकि ऑलरेडी वो रोस्टेड मलाड भी परचेस करेगा, एक बॉटल वाइन की भी लेगा, चीज़ भी लेगा, कप ऑफ कॉफ़ी भी लेगा। तो सोचता है कि जो सिगार मैं लूँगा वो सिर्फ $1 की ही लूँगा, ताकि जब सब चीज़ का टोटल निकाले तो वो इतना ज़्यादा ना हो जाए कि मेरे पे 3 महीने से ज़्यादा जेल का कुछ जुर्माना लग जाए, क्योंकि उसको सज़ा सिर्फ 3 महीने की चाहिए, उसके अलावा उसको कुछ नहीं चाहिए। लेकिन अगर वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव ऑर्डर कर देगा तो उससे उस पर क्या हो सकता है कि उस कैफ़े के मैनेजमेंट वाले उससे बदला ले सकते हैं, बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पर, बहुत ही ज़्यादा लेवल पर। 3 महीने की सज़ा की बजाय उसको हो सकता है 1 साल की सज़ा दे दे, 1 साल की सज़ा दे दे, फ़ाइन लग जाए। तो ये चीज़ से बचने के लिए वो सोचता है सिर्फ जो सिगार मैं खरीदूंगा वो $1 की खरीदूंगा, ताकि जो टोटल होगा वो ज़्यादा ना हो और मेरे पे एक्सट्रीम रिवेंज ना लिया जाए, रिवेंज यानी बदला। एंड येट द मीट वुड लीव हिम फील्ड एंड हैप्पी फॉर द जर्नी टू हिज विंटर आइलैंड। इतना सब कुछ मीट लेने के बाद भरा हुआ पेट लेके खुशी खुशी अपनी जर्नी के लिए निकल जाएगा। कौन सी जर्नी? विंटर आइलैंड। विंटर आइलैंड क्या बताई थी मैंने? यस, जेल, प्रिसन। बताइए अपने को वो इधर पे क्यों खाना खाने आया है। और खाना खाने के बाद वो तो बोल देगा मेरे पास पैसे नहीं है, और मैनेजमेंट पुलिस को कंप्लेन करेगा, पुलिस उसको जेल में लेके चले जाएगी, और यही तो चाहता है सोपी। लेकिन होता क्या है? बट एज सोपी सेट फूट इनसाइड द रेस्टोरेंट, द हेड वेटर्स आई फेल अपॉन हिज टैटर्ड ट्राउजर्स एंड डेकेडेंट शूज। लेकिन जैसे ही सोपी अपना कदम रेस्टोरेंट के दरवाजे पे रखता है, उस रेस्टोरेंट के हेड वेटर की आंख किधर पे फेल होती है, किधर पे पड़ती है? सोपी के टैटर्ड ट्राउजर और डिकेंटेड शूज पर। टैटर्ड मतलब ओल्ड एंड टॉन, फटा पुराना। डिकेंडेंट मतलब भी ओल्ड, पुराना, टॉन, फटा हुआ होता है। ठीक है, तो जैसे ही सोपी जाता है वहाँ उस रेस्टोरेंट के हेड वेटर की आंख पड़ती है सोपी के फटे हुए शूज़ और ट्राउज़र पे। फिर क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एंड रेडी हैंड्स टर्न्ड हिम अबाउट एंड कन्वे हिम इन साइलेंस एंड हेस्ट टू द साइडवॉक एंड एवेटेड द इग्नोबल फेथ ऑफ द मेनेंस्ड मलाड। अब यहाँ क्या बताया है? यानी कि वही हेड वेटर सोपी को हाथ दिखा के बाहर भगा देता है और क्या करता है? कन्वेड हिम इन साइलेंस। कन्वेड मीन्स वहाँ से लेके जाता है, मतलब कुछ बोलता नहीं है, साइलेंस में सीधा उसको डोर से हटाता है। एंड हेस्ट यानी जल्दी, और वो हेड वेटर जल्दी से साइडवॉक करके रेस्टोरेंट के अंदर आ जाता है। तो ऐसा करके हेड वेटर ने क्या किया? एवेटेड द इग्नोबल फेथ ऑफ द मेनेंस मलाड। एवेटेड मतलब होता है टर्न अवे, टाल देना। इग्नोबल मतलब होता है डिसऑनरेबल, बेईमान। फेथ यानी किस्मत। मेनेंस यानी डेंजर, कुछ खतरा। और मलाड मतलब तो पता ही है, डक, जो सोपी
रोस्टेड मलाड बतख खाने वाला था। तो सोपी को बाहर निकाल के हेड वेटर ने क्या किया, मलाड पे जो खतरा था उसको टाल दिया, एवर्टेड। यानी कि डिसऑनरेबल किस्मत मलाड बतख की खतरे में जाने वाली थी, उसको टाल दिया। यानी क्या, एकदम सिंपल है। इग्नोबल मतलब डिसऑनरेबल होता है। तो यहाँ पे क्या था, वो मलाड को फ्री में खाने वाला था ना, क्योंकि वो खा के पैसे तो देने वाला था नहीं, वो बहुत ही ज़्यादा महंगी होती है। तो सोपी उसको फ्री में खा लेता, फ्री में खाता यानी वो डक के लिए क्या हो जाता, डिसऑनर हो जाता कि उसको इतनी महंगी डक को कोई फ्री में खा लिया। तो वेटर ने उसको बाहर भगा के क्या किया, मलाड बतख को डिसऑनर होने से टाल दिया, बचा दिया, अवर्टेड। समझ गए अच्छे से। सोपी टर्न ऑफ ब्रॉडवे, इट सीम्स दैट हिज रूट टू द कोवेटेड आइलैंड वॉज नॉट टू बी एन ईजी वन। सम अदर वे ऑफ एंटरिंग द लिम्बो मस्ट बी डिवाइज्ड। देखो आ गए फिर से वही दो वर्ड जो मैं स्टार्टिंग में बताई थी, कोवेटेड आइलैंड और लिम्बो, दोनों का मतलब प्रिजन और जेल है। तो सोपी का ये रेस्टोरेंट वाला प्लान फ्लॉप हो गया। तो सोपी इस रोड से टर्न ऑफ हो जाता है, यानी निकल जाता है, और उसको ऐसा लगता है कि उस जेल में जाने की जो रूट है, जो जर्नी है, वो इतनी भी आसान नहीं है। सोपी टर्न ऑफ ब्रॉडवे, इट सीम्ड दैट हिज जर्नी टू द जेल वॉज नॉट टू बी एन ईजी वन। तो अब क्या करना पड़ेगा, ये प्लान तो फ्लॉप हो गया। अब उसको करना पड़ेगा लिम्बो में एंटर करने के लिए कोई न्यू रास्ता निकालना पड़ेगा। डिवाइस्ड मतलब प्लान बाय केयरफुल थॉट। कोई ऐसा रास्ता अच्छे से प्लान करके निकालना पड़ेगा जेल में एंटर करने के लिए, क्योंकि ये रास्ता इतना भी आसान नहीं है जितना सोपी को लग रहा था। अब क्या होता है, एट अ कॉर्नर ऑफ 6th एवेन्यू, देखो अब ऊपर 5th एवेन्यू बताया था ना, और इधर पे 5th एवेन्यू लिखा था। तो समझ गए ना तुम लोग क्या हुआ, इधर पे कुछ नहीं हुआ है, सोपी सिर्फ दूसरे रोड में चले गया है। स्टेट वही है, सिटी वही है, सिर्फ रोड बदला है, 5th एवेन्यू से 6th एवेन्यू पे आ गया है सोपी। अब क्या होता है, एट अ कॉर्नर ऑफ 6th एवेन्यू इलेक्ट्रिक लाइट्स एंड कनिंगली displayed wares behind plate glass made a shop window attractive। अब ये 6th एवेन्यू के कॉर्नर पे जब सोपी पहुंचता है तो वहाँ पे एक शॉप होती है, और उस शॉप की जो विंडो होती है वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख रही है। क्यों अट्रैक्टिव दिख रही है, क्योंकि वो विंडो प्लेट ग्लास से बनी है, कांच की बनी है, और वो कांच के पीछे क्या लगा हुआ है, इलेक्ट्रिक लाइट्स जल रही है। विंडो पे लगाते हैं ना कलरिंग लाइट्स, जलबुझ होती है वो। अब वो खिड़की कांच की है तो शॉप के अंदर की चीज़ें भी दिख रही है। क्या, वेयर्स मतलब गुड्स ऑफर फॉर सेल, जो भी सामान बेचने के लिए रखा गया है वो दुकान में, वो सब कुछ डिस्प्ले हो रहा है, दिख रहा है कनिंगली मीन्स एकदम प्लान तरीके से सब कुछ अंदर का सामान दिख रहा है। उस दुकान के सारे सामान वेयर्स दिख रहे हैं एकदम अच्छे से, ऐसा नहीं पसारा टाइप नहीं, एकदम प्लान्ड, सजे धजे। अब